हेलो एवरीवन, विंग्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आंतरिक सुरक्षा के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है आतंकवाद, जिसके अंदर हम समझेंगे कि आतंकवाद के कितने प्रकार होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका वर्गीकरण हम कितने आधार पर कर सकते हैं, अंतर क्षेत्रीय आतंकवाद क्या होता है, साथ ही वर्तमान में जो आपके आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं उनके बारे में भी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम प्राप्त करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, आतंकवाद। दोस्तों, इस बात को हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन चुका है, पर इसके बावजूद भी आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित करने हेतु जितने भी प्रयास किए गए हैं वो सभी व्यर्थ साबित हुए, यानी वो सभी प्रयास असफल रहे हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी आतंकवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सका है। अब इसके दो कारण हैं। इसका पहला कारण है कि किसी देश के आतंकवादियों को किसी दूसरे देश द्वारा स्वतंत्रता सेनानी समझा जाता है। जैसे भारत के अंदर कश्मीर में जो आतंकवादी हैं उनको पाकिस्तान स्वतंत्रता सेनानी मानता है। और जो दूसरा कारण है कि कुछ देशों द्वारा स्वयं ही अन्य देशों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सो इन दो कारणों से अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया जा सका है। बट इसके बावजूद भी अगर आतंकवाद की अवधारणा को समझना हो तो ये बोला जा सकता है कि अपनी मांगे मनवाने या राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा हिंसक तरीकों का उपयोग करके आतंक, डर और दहशत का माहौल पैदा करना आतंकवाद है, जिससे प्राधिकारियों को मजबूर कर ब्लैकमेल किया जा सके। यानी व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा अपनाए गए किसी भी तरीके से यदि समाज में आतंक या डर का माहौल बन रहा है, वातावरण पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें हम भारत का, तो भारत में अभी जो पहलगाम की घटना हुई और 2008 में बॉम्बे में जो अटैक हुआ था, आक्रमण हुआ था बॉम्बे में, इन दोनों ही घटनाओं में दोस्तों लोगों के समूह यानी आतंकवादियों द्वारा हिंसक तरीकों का उपयोग किया गया, यानी हिंसा फैलाई गई और लोगों की हत्या की गई, जिससे देश के अंदर आतंक और डर का माहौल पैदा हो गया। सो इस वजह से इन दोनों ही घटनाओं को आतंकवादी घटना की श्रेणी के अंदर डाला जाता है। क्लियर है? सो आतंकवाद क्या है, इसकी एक बेसिक अवधारणा तो आपको समझ में आई। अब हम समझते हैं कि जो आतंकवाद है इसका वर्गीकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, आतंकवाद को प्राइमरीली हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कहलाता है आपका विदेशी राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद, यानी टेररिज्म बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स, और दूसरा कहलाता है आपका गैर राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद, यानी टेररिज्म बाय नॉन स्टेट एक्टर। सो इन दोनों को समझने से पहले हम इस बात को समझेंगे कि स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर का क्या मतलब होता है। देखिए, जहां तक बात है स्टेट एक्टर की, तो स्टेट एक्टर से संबंध से मतलब ऐसे संगठन, ऐसी संस्था से होता है जिसे किसी संप्रभु राज्य का समर्थन प्राप्त होता है, और ऐसे संगठन अपने इच्छित कार्यों करने के लिए राज्य के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी देश की सेना, किसी देश की खुफिया एजेंसी या नौकरशाही या सरकार समर्थित कोई संगठन, ये सभी आपके स्टेट एक्टर यानी राज्य अभिनेता या राजकर्ता के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर बात की जाए नॉन स्टेट एक्टर की, यानी गैर राजकर्ताओं की, तो नॉन स्टेट एक्टर बेसिकली ऐसे संगठन होते हैं जिनका किसी सरकार से औपचारिक संबंध नहीं होता, या बोल सकते हैं कि इन्हें किसी संप्रभु राज्य से समर्थन प्राप्त नहीं होता, लेकिन ये अपने कार्यप्रणालियों से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राष्ट्रीय नीतियों को बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सो इस प्रकार के जो एक्टर दोस्तों, वो आपके नॉन स्टेट एक्टर कहलाते हैं, जिन्हें किसी संप्रभु राष्ट्र से कोई समर्थन नहीं मिलता। जैसे किसी राष्ट्र, जैसे आपका कोई एनजीओ हो गया, ठीक है, आपका कोई आतंकवादी संगठन हो गया, ठीक, तो इस प्रकार की ये जो आपके एक्टर हैं ये आपके नॉन स्टेट एक्टर कहलाते हैं। इस तरह आपकी कोई एमएनसी हो गई, आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई, ठीक, तो इस प्रकार के जो तत्व हैं ये आपके गैर राजकर्ता यानी नॉन स्टेट एक्टर कहलाते हैं। क्लियर है? अब हम समझते हैं कि विदेशी राजकर्ताओं द्वारा आतंकवाद और गैर राजकर्ताओं द्वारा आतंकवाद का क्या मतलब होता है। देखिए,
देखिए, अगर बात की जाए विदेशी राजकर्ताओं द्वारा आतंकवाद की, तो जब कोई सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने लोगों या अन्य देश के लोगों के विरुद्ध आतंकवाद में लिप्त हो तो इसे राज्यकर्ताओं का आतंकवाद यानी टेररिज्म बाय द स्टेट एक्टर कहा जाता है। और किसी देश की सरकार जब किसी अन्य देश के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की सहायता के लिए हो या उस देश को अस्थिर करने के लिए हो, तो इस प्रकार का जो आतंकवाद है उसे विदेशी राज्य समर्थित आतंकवाद यानी एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे भारत के अंदर अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है वो विदेशी राष्ट्र समर्थित आतंकवाद की श्रेणी के अंतर्गत ही आता है, जहां पर पाकिस्तान द्वारा लगातार भारत में आतंकी गतिविधियों को समर्थन या उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक, सो कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है ये पाकिस्तान की स्पष्ट व सीधी राजनीति है, यानी पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है कश्मीर में आतंकवाद फैलाना, जिससे कि भारत को अस्थिर किया जा सके। और पाकिस्तान की इस स्टेट पॉलिसी के पीछे जो मेन बॉडी है वो है आईएसआई यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। इसी बार दोस्तों इंडियन मुजाहिदीन या सिमी द्वारा देश के जो दूर दराज के इलाकों में आतंकवाद फैलाया जा रहा है, जैसे कि हम अंतर क्षेत्रीय आतंकवाद कहते हैं, इसे भी इनडायरेक्टली यानी परोक्ष रूप से आईएसआई या पाकिस्तान के द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। यानी पाकिस्तान इनडायरेक्टली परोक्ष रूप से इन आतंकवादी गुटों को, चाहे वो आपका इंडियन मुजाहिदीन हो या सिमी हो, इनको समर्थन देता रहा है। क्लियर है? सो हम बोल सकते हैं कि जो पाकिस्तान है, जो कि एक भारत के लिए विदेशी राज करता है यानी एक्सटर्नल स्टेट एक्टर है, ये भारत की सुरक्षा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से चुनौती दे रहा है। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार के आतंकवाद के अंदर बेसिकली जो आपके एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स होते हैं, ये आतंकवादी संगठनों को कई प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं, चाहे वो वित्तीय सहायता हो या तकनीकी सहायता हो, हथियार प्रशिक्षण या ढांचागत सहायता हो या वैचारिक सहायता। क्लियर है? सो विदेशी राजकर्ताओं द्वारा आतंकवाद क्या होता है आपको समझ में आया। अब हम समझेंगे कि देशी राजकर्ताओं द्वारा गैर राजकर्ताओं द्वारा जो आतंकवाद है वो क्या होता है। टेररिज्म बाय नॉन स्टेट एक्टर। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये ऐसे संगठन होते हैं जिन्हें किसी संप्रभु सरकार से कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता। सो इस मामले में आतंकवाद की कार्रवाई ऐसे व्यक्ति या समूह द्वारा की जाती है जो कि ना तो किसी सरकार के साथ जुड़ा है और ना ही उसे किसी सरकार का वित्तीय समर्थन प्राप्त है, और अपनी कार्य सूची को पूरा करने के लिए गैर राजकर्ता यानी आपके जो नॉन स्टेट एक्टर है, इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार या सरकारी एजेंसियों से कोई संबंध नहीं होता। और इन प्रकार के नॉन स्टेट एक्टर यानी गैर राजकर्ता द्वारा जो आतंकवाद फैलाया जाता है वही आपका गैर राजकर्ताओं द्वारा आतंकवाद कहलाता है। क्लियर है? सो दोस्तों यहाँ पे हम सैद्धांतिक रूप से तो बोल सकते हैं कि जो आपका नॉन स्टेट एक्टर द्वारा आतंकवाद फैलाया जा रहा है इसका किसी सरकार से कोई संबंध नहीं होता, बट व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो आपके जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनके द्वारा आतंकवाद फैलाया जा रहा है, इनका जो संबंध है वो परोक्ष रूप से किसी ना किसी सरकार से रहा है। जैसे अगर भारत के अंदर नक्सलवादी गुटों और पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी गुटों की बात की जाए तो ये अपने आप में नॉन स्टेट एक्टर है, बट इनको भी समय समय पर पाकिस्तान और अन्य शत्रु राष्ट्रों द्वारा समर्थन और सहायता मिलती रही है। इसी प्रकार श्रीलंका में जो एलटीटी के आतंकवाद है ये भी अपने आप में एक नॉन स्टेट एक्टर है, बट इसे भी बाहरी राष्ट्रों से सहायता प्राप्त होती रही है। क्लियर है? इसी तरह दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो लश्कर तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी गुट हैं, ये भी दावा करते हैं कि ये गैर राजकर्ता हैं, यानी इनका किसी भी देश से कोई संबंध नहीं है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन सभी आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है, यानी पाकिस्तान इन आतंकवादी संगठनों को वित्तीय से लेके तमाम ढांचागत और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करता है। क्लियर है? सो बेसिकली इस प्रकार के संगठनों को परोक्ष रूप से सहायता प्रदान करके
पाकिस्तान का मेन उद्देश्य ये है कि पाकिस्तान इसके माध्यम से ऐसे प्रॉक्सी तत्वों को पैदा करना चाहता है जिससे कि पाकिस्तान को क्लीन चिट मिल जाए। यानी इनके माध्यम से, इन आतंकवादी संगठनों के माध्यम से पाकिस्तान ये बोल सकता है कि हमारा इन संगठनों से कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। और इस तरह पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद को फैलाने का जो आरोप लगता है, पाकिस्तान उसका बचाव कर सकता है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम देखेंगे कि आतंकवाद के कितने प्रकार होते हैं। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हम समझेंगे कि आतंकवाद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए, आतंकवाद के अगर प्रकारों की बात की जाए तो आतंकवाद कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका धार्मिक आतंकवाद। ये क्या होता है? देखिए, धार्मिक आतंकवाद से मतलब आतंकवाद के उस प्रकार से है जिसके अंतर्गत धार्मिक लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से हिंसा की जाती है। और इस प्रकार के आतंकवाद में आतंकवादी हिंसा को अपने आप में एक लक्ष्य मानता है और उसे अपना ईश्वरीय कर्तव्य या सांस्कृतिक कृत्य मानता है। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए ISIS की, तो ISIS द्वारा जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है वो धार्मिक आतंकवाद का उदाहरण है, जिसके अंतर्गत ISI अपने धार्मिक लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से हिंसा को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके अगर बात की जाए मानव जाति राष्ट्रवादी आतंकवाद को, तो ये ऐसा आतंकवाद है जो जातीय या राष्ट्रीय पहचान के आधार पर होता है। बेसिकली दोस्तों, इस प्रकार के आतंकवाद के अंतर्गत किसी उपराष्ट्रीय मानव जातीय समूह द्वारा अपने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा या धमकी का सहारा लिया जाता है। और इस आतंकवाद के अंतर्गत जो हिंसा होती है उसका उद्देश्य या तो एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना हो सकता है या किसी जातीय समूह द्वारा अपनी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना और अन्य समूह के ऊपर अपनी प्रभुता को स्थापित करना हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें LTTE की, ठीक है, श्रीलंका के अंदर जो LTTE थी, यानी जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम थे, इनके द्वारा जो आतंकवाद फैलाया गया वो इसी प्रकार के आतंकवाद के अंतर्गत आता है, जहां पे LTTE का उद्देश्य श्रीलंका से अलग एक पृथक तमिल राज्य की स्थापना करना था। क्लियर है? इसके बाद आतंकवाद का जो अगला प्रकार है वो है आपका राज्य प्रायोजित आतंकवाद। जैसा कि इसका नाम है, इसी के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद के अंदर बेसिकली किसी राज्य के द्वारा अपने देश में या किसी अन्य देश में आतंकवाद को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे अगर भारत पाकिस्तान की बात की जाए तो भारत में लगातार सीमा पार से जो आतंकवाद होता रहा है उसका मेन कारण पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान द्वारा शुरुआत से ही भारत में सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित या उसे समर्थन किया जाता रहा है। क्लियर है? इस प्रकार का जो आतंकवाद है वो आपका राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहलाता है।
उसके बाद दोस्तों अगर हम विचारधारा के आधार पर देखें तो यहाँ पे दो प्रकार के आतंकवाद के प्रकार हो सकते हैं, जिसमें से एक कहलाता है आपका वामपंथी आतंकवाद और दूसरा कहलाता है आपका दक्षिणपंथी आतंकवाद। तो पहले हम समझेंगे कि वामपंथी आतंकवाद क्या होता है। देखिए, वामपंथी आतंकवाद के लिए जो विचारधारा है, विचारधारा का जो आधार है वो बेसिकली कार्ल मार्क्स और एंजल्स के लेखों द्वारा प्राप्त होता है, या बोल सकते हैं कि जो आपकी वामपंथी विचारधारा है इसका आधार कार्ल मार्क्स और एंजल्स प्रदान करते हैं। सो इनके द्वारा जो भी लेख लिखे गए उनका समर्थन बाद में लेनिन और माओ जैसे नेताओं द्वारा अपने भाषणों और अपने लेखों में किया गया। सो बेसिकली आपकी जो वामपंथी विचारधारा होती है उसके अंदर ये माना जाता है कि एक पूंजीवादी समाज के अंदर जो सरकार की प्रगति होती है, यानी जो राज्य की प्रगति होती है, वो शोषणकारी होती है, जहां पे कुछ पूंजीपतियों द्वारा एक बड़े गरीब वर्ग का शोषण किया जाता है। सो इस वजह से पूंजीपति समाज के अंदर एक हिंसक क्रांति की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से सर्वहारा वर्ग यानी गरीब वर्ग द्वारा पूंजीपतियों का अंत किया जाता है। सो दोस्तों, इसी विचारधारा पर आधारित जो आंदोलन है, जो आतंकवाद है, वो आपका वामपंथी आतंकवाद कहलाता है। जैसे भारत नेपाल के अंदर जो माओवादी गुट पाए जाते हैं ये बेसिकली वामपंथी आतंकवाद का ही उदाहरण है। क्लियर है? इसके बाद अगला है आपका दक्षिणपंथी आतंकवाद। तो देखिए, आपकी जो दक्षिणपंथी विचारधारा है इसके अंदर बेसिकली आपके जो दक्षिणपंथी गुट हैं ये पूर्व की स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं या पहले की स्थिति तक वापस जाना चाहते हैं, जिससे कि वे संरक्षित किया जाना महसूस करते हैं। सो बेसिकली आपकी जो दक्षिणपंथी विचारधारा दोस्तों ये कभी कभी उग्र रूप में नस्लवादी स्वरूप को भी धारण कर सकती है। जैसे जर्मनी और इटली की बात की जाए तो जर्मनी के अंदर जो आपका नाजीवाद था वो बेसिकली दक्षिणपंथी आतंकवाद का ही उदाहरण है। सो जो नाजीवाद था जर्मनी के अंदर, इसके अंदर बेसिकली हिटलर द्वारा जर्मनी की पुरानी स्थिति यानी जर्मनी की जो पुरानी गौरवशाली स्थिति थी उसको वापस लाने का आह्वान किया गया। साथ ही अपने स्वरूप में नस्लवादी होने के कारण नाजीवाद के अंदर व्यापक पैमाने पर यहूदियों की हत्या की गई, या बोल सकते हैं यहूदी का नरसंहार किया गया। सो इस प्रकार का जो आतंकवाद है वो आपका दक्षिणपंथी आतंकवाद कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला आतंकवाद है वो कहलाता है आपका नार्को आतंकवाद। देखिए, जो नार्को आतंकवाद है इसके अंदर बेसिकली दो तत्वों का गठजोड़ है। एक है आपके नशीली दवाओं यानी आपके जो मादक पदार्थ है उनका व्यापार, और दूसरा तत्व है आतंकवाद। सो बेसिकली जो आपका नार्को आतंकवाद है इसके अंतर्गत जो आतंकवादी समूह होते हैं वो अपने आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए नशीली दवाओं के व्यापार में संलग्न हो जाते हैं, जिससे उन्हें अपनी आतंकी गतिविधियां चलाने के लिए आसानी से पैसा मिल जाता है। साथ ही दूसरी तरफ ये जो आपके नशीले पदार्थ हैं इनका व्यापार भी बढ़ता है, और इन दोनों ही कारणों से भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए, भारत की जो आंतरिक सुरक्षा कही जाए या भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए चुनौती उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आतंकवाद है वो आपका नार्को आतंकवाद कहलाता है। इसके बाद जो अगला प्रकार है आतंकवाद का वो है आपका आत्मघाती आतंकवाद। तो दोस्तों, आत्मघाती आतंकवाद बेसिकली आतंकवाद का वह प्रकार है जिसके अंतर्गत जो आतंकवादी होता है वो निर्दोष लोगों की हत्या करने के लिए अपनी जान देने तक के लिए भी तैयार हो जाता है। यानी इस प्रकार के आतंकवादी हमलों में निर्दोष लोगों के साथ साथ जो आतंकवादी है वो स्वयं भी मारा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला प्रकार है आतंकवाद का वो कहलाता है आपका साइबर आतंकवाद। तो देखिए, जो आपका साइबर आतंकवाद है ये आतंकवाद का एक नवीन प्रकार है जिसके अंतर्गत आतंकवादी संगठन या जो भी आपके एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके द्वारा बेसिकली किसी देश की सूचना प्रणालियों, उस देश के जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उनको बाधित करने का प्रयास किया जाता है ताकि संवेदनशील और गुप्त जानकारियां चुराई जा सके, जिससे कि उस राष्ट्र के अंदर जो भी उसके सामाजिक आर्थिक हित हैं उनको प्रभावित किया जा सके। सो दोस्तों, आपका जो साइबर आतंकवाद है बेसिकली इसके अंतर्गत हैकिंग और वायरस आदि के माध्यम से साइबर अटैक किए जाते हैं तथा आपके जो भी सिस्टम्स हैं, जो भी आपके नेटवर्क हैं, आपकी जो भी सूचना प्रणालियां हैं उनको बाधित किया जाता है और जो संवेदनशील जानकारियां उनको चुराने का प्रयास किया जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रकार है वो है आपका लोन वुल्फ अटैक। ये क्या है? देखिए, लोन वुल्फ अटैक आतंकवाद का वह प्रकार है जिसके अंतर्गत जो हमलावर है वो अकेला होता है, यानी वो किसी भी संगठन आदि से जुड़ा नहीं होता, वो स्वयं अकेले ही हमले की तैयारी करता है। तो इस प्रकार का जो आतंकवाद है इसके अंदर बेसिकली किसी भी प्रकार के आदेश देने संबंधी जो पदानुक्रम होता है, यानी जो संगठन होता है उसका अभाव पाया जाता है। या हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार के आतंकवाद के अंदर किसी प्रकार का एक जो ऑर्गेनाइज संगठन होता है जो कि एक निश्चित क्रम में आदेश देता है, उसका यहाँ पर अभाव पाया जाता है। यानी यहाँ पे जो आतंकवादी है वो अकेला होता है और खुद से ही हमले का प्लान बनाता है। साथ ही उस आतंकवादी के जो परिवार के लोग होते हैं वो भी उसके उन चरम विचारों से अनजान रहते हैं। सो इस प्रकार का जो आतंकवाद है वो आपका लोन वुल्फ अटैक कहलाता है। क्लियर है? इसके बाद अगला आपका जो प्रकार आतंकवाद का वो है आपका स्लीपर सेल। ये क्या होते हैं? देखिए, स्लीपर सेल बेसिकली आपके जो आतंकवादी संगठन होते हैं इनके जासूसी गिरोह होते हैं और ये लक्षित देश के अंदर स्थित होते हैं और ये तब तक निष्क्रिय अवस्था में बने रहते हैं जब तक कि इनको आदेश देकर आतंकवादी घटनाओं को संचालित करने का आदेश नहीं दे दिया जाता। ठीक है, तो जब इनको आदेश मिलता है तभी ये सक्रिय होते हैं और उस लक्षित देश में आतंकवादी घटनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये निष्क्रिय अवस्था में ही पड़े रहते हैं। क्लियर है? इसके बाद जो अगला प्रकार है वो है आपका कट्टरपंथ। देखिए, कट्टरपंथ के अंदर बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है आपका कट्टरपंथ का, इसके अंदर बेसिकली कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट होकर उस व्यवस्था को बदलने के लिए अति चरम, बोल सकते हैं अत्यधिक चरम राजनीतिक सामाजिक विचारों को अपनाता है और जब यही भाव अनियंत्रित हो जाते हैं तो इससे सांप्रदायिक तनाव या हिंसा का जन्म होता है। क्लियर है? सो इस प्रकार का जो आतंकवाद है वो आपका कट्टरपंथ कहलाता है। क्लियर है? तो ये थे आपके आतंकवाद के प्रकार। इसके बाद अब हम समझेंगे कि भारत के अंदर आतंकवाद की जो श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, भारत के अंदर मुख्य रूप से आतंकवाद को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला कहलाता है आपका अंतर क्षेत्रीय आतंकवाद, दूसरा कहलाता है आपका जम्मू कश्मीर का आतंकवाद, तीसरा है पूर्वोत्तर विद्रोह और चौथा है वामपंथी उग्रवाद। सो इन चारों को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अंतर क्षेत्रीय आतंकवाद से, यानी हिंटरलैंड टेररिज्म। देखिए, जो हिंटरलैंड टेररिज्म है यानी आपका जो अंतर क्षेत्रीय आतंकवाद है, ये बेसिकली ऐसा आतंकवाद है जो देश के दूर दराज इलाकों तक फैला है और इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं पूरे भारतवर्ष में बिना किसी कारण के हो रही है। सो बेसिकली भारत के अंदर जो भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उनका अगर हम विश्लेषण करें तो उससे हमको समझ में आएगा कि कैसे भारत के अंदर जो अंतर क्षेत्रीय आतंकवाद है इसका प्रसार हुआ है। देखिए, आप जानते हैं कि भारत के साथ जब भी पाकिस्तान ने युद्ध लड़ा है तो हमेशा उसे हार मिली है। विशेषकर 1971 में जब पाकिस्तान की पराजय हुई तो उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध परोक्ष युद्ध का रास्ता अपनाया, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान ने भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक, सो वर्तमान में जो आतंकवाद है इसके जो बीज हैं वो बोला जा सकता है कि 1980 के दशक में पंजाब में जो खालिस्तान आंदोलन हुआ उसी के समय इसके बीज बो दिए गए और पंजाब के बाद 1980 के दशक के अंत में जो उग्रवादी थे उन्होंने अपना लक्ष्य कश्मीर बनाया और कश्मीर में लोगों का एक समूह जो कि भारत विरोधी भावना रखता था, ऐसे लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने का प्रयत्न किया गया। ऐसे लोगों के अंदर जो भारत विरोधी भावनाएं थी उनका फायदा उठाने का प्रयत्न किया गया और ये आज तक जारी है। सो बेसिकली दोस्तों, कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है वो पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी संगठन है, चाहे आपके हिजबुल मुजाहिदीन हो, लश्कर तोयबा हो या जैसे मोहम्मद हो, इनके माध्यम से कश्मीरी आतंकवाद को संचालित किया जा रहा है और इन आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आईएसआई के द्वारा प्रशिक्षण और तमाम तरह की सहायता प्रदान की जाती है। क्लियर है? इसी तरह दोस्तों, वर्ष 1977 में अलीगढ़ में भारतीय मुस्लिमों को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त कराने
और उनसे इस्लामी आचरण संहिता का अनुसरण करवाने के उद्देश्य से एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था सिमी। ठीक, ये काफी फेमस हुआ था। तो सिमी की जो स्थापना थी उसका स्थापना इस आधार पर की गई थी कि भारतीय मुसलमानों को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त कराना है और उन्हें इस्लामी आचार संहिता का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, तो इस आधार पर सिमी की स्थापना की गई। लेकिन ये जो संगठन था ये 1980 और 1990 के दशक में एक आतंकवादी और उग्रवादी संगठन में बदल गया और इसने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया। इसीलिए 2001 में गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के अंतर्गत इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1992 में अयोध्या के अंदर एक घटना हुई जिसके अंतर्गत बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। ठीक, सो इसके बाद पूरे भारत में कई जगह आतंकवादी घटनाएं घटी। विशेषकर बॉम्बे में 1983 में एक के बाद एक कई बम विस्फोट हुए। सो इस घटना के अंतर्गत भारत में प्रतिक्रियात्मक आतंकवाद का उदय हुआ, यानी ऐसा आतंकवाद जिसके अंतर्गत किसी क्रिया के रिस्पॉन्स में यानी किसी एक्शन के रिस्पॉन्स में आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाता है। ठीक, सो ये जो आपका प्रतिक्रियात्मक आतंकवाद था, इससे आईएसआई को भारत में आतंकवाद और सांप्रदायिकता की आग फैलाने का बहुत बड़ा अवसर प्रदान हुआ। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रियात्मक आतंकवाद के नाम पर जो आईएसआई था वो भारतीय मुस्लिमों को भारत सरकार के विरुद्ध भड़का सकता था। ठीक, इसलिए दोस्तों सिमी पर प्रतिबंध लगने के पश्चात 21वीं शताब्दी में इंडियन मुजाहिदीन यानी आईएम का गठन हुआ। इसका गठन बाहरी देशों में बेसिकली यह प्रचारित करने के लिए किया गया था कि जो भारत का आतंकवाद है वो पूरी तरह से घरेलू है और किसी अन्य देश का उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, सो बेसिकली ये जो इंडियन मुजाहिदीन था ये इस आधार पर बनाया गया कि भाई ये प्रचारित किया जा सके कि भारत का आतंकवाद पूरी तरह से घरेलू है और ये भारतीय मुस्लिमों के साथ किए गए अत्याचार के कारण हुआ है, ना कि अन्य देशों द्वारा प्रायोजित है। जबकि वास्तविकता ये थी कि आईएम को भी पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त होता रहा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारतीय युवा मुस्लिमों को भड़काने के लिए अयोध्या की घटना और गुजरात दंगों जैसी जो घटनाएं थी इनका फायदा उठाने का प्रयास किया और युवाओं को लामबंद करने, आतंकवादी बनाने और भर्ती करने के लिए आईएसआई द्वारा जाली वीडियो यानी जो फेक वीडियोस थे उनका प्रयोग भी किया गया। सो बिकॉज आईएसआई लगातार भारत के अंदर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास करता रहता है, इस वजह से भारतीय मुस्लिम समुदाय को आसानी से अतिवादी और आतंकवादी गुटों में भर्ती करने का खतरा बना रहता है। ठीक, जैसे मुजफ्फरनगर जिले के में जो दंगे हुए थे तो दंगा प्रभावित क्षेत्र से लश्कर तैयबा द्वारा कुछ युवा मुस्लिमों को भर्ती करने की खबर भी मिली थी। क्लियर है? इसलिए दोस्तों 2006-07 में मालेगांव, मक्का मस्जिद हैदराबाद, अजमेर शरीफ और समझौता एक्सप्रेस में बम धमाके रूप में एक बार फिर से जो आपका प्रतिक्रियात्मक आतंकवाद था वो देखा गया। बेसिकली इसका रीजन ये था कि प्रारंभ में इन मामलों में विभिन्न राज्यों की पुलिस की जांच एजेंसियों ने कथित तौर पर कुछ बेकसूर मुस्लिम युवाओं को फंसाया। ठीक, सो इससे मुस्लिमों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और इसी बात का फायदा आईएसआई, एलईटी और सिमी जैसे आतंकवादी संगठनों ने उठाया और इन्होंने युवा मुस्लिमों को अतिवादी बनाने का एक मौका प्रदान किया। ठीक, इससे दोस्तों बांग्लादेश का एक संगठन है जिसका नाम है हरकत उल जिहाद अल इस्लामी। ये भी भारत में हुए कई आतंकवादी हमलों में लिप्त पाया गया है। क्लियर है? सो कुछ इस तरह से भारत के अंदर जो हिंटरलैंड टेररिज्म यानी जो अंतर क्षेत्रीय आतंकवाद है उसका विकास हुआ है। क्लियर है? दोस्तों इसके बाद हम समझेंगे कुछ सक्रिय आतंकवादी संगठन के बारे में जो वर्तमान में भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। देखिए सबसे पहले इसमें नाम आता है लश्कर तैयबा का। ठीक, ये बेसिकली पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से संचालित होता है और इसकी जो स्थापना थी वो 1990 में हाफिज सईद के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो कि भारत का मोस्ट वांटेड
टेररिस्ट। ठीक, सो जो लश्कर तौबा है दोस्तों, इसने भारत के अंदर कई सैन्य और असैन्य ठिकानों पर हमला किया है। जैसे 2001 में भारत की जो संसद और 2008 में मुंबई में जो लश्कर तौबा द्वारा हमले किए गए थे, उसके अंतर्गत हाफिज सईद का ही हाथ था। ठीक, लश्कर तैयबा के बाद अगला जो संगठन वो है आपका जैश ए मोहम्मद। देखिए, जो जैश ए मोहम्मद है ये भी पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूह है और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI, इसका समर्थन इस संगठन को प्राप्त है। ठीक, सो जो ISI है वो ही जैश ए मोहम्मद को धन देती है और उसके आतंकवादियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। साथ ही भारत मर उनके हमले की जो रणनीति है वो भी तय करती है। ठीक, अब इसमें खास बात यह है कि इसका जो आतंकवादी, जिस आतंकवादी ने इसका गठन किया उसका नाम है मसूद अजहर। ठीक, ये काफी फेमस टेररिस्ट है बिकॉज 1999 में भारत में एक विमान का अपहरण किया जाता है जिसका नाम था IC-814। ठीक, सो जब इस विमान का अपहरण किया गया उस समय मसूद अजहर भारत की जेल के अंदर ही बंद था, बट इस विमान के अपहरण के बाद जो यात्री थे उनकी सकुशल रिहाई के बदले भारत को कुछ आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, जिसमें से मसूद अजहर भी एक है। सो इसके बाद अजहर ने 2000 में जैश ए मोहम्मद का गठन किया और तब से वो भारत पर विनाशकारी हमले करता रहा है। ठीक, जैसे 2016 में आपका जो पठानकोट हवाई अड्डे पर हमला हो, या 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो CRPF के काफिले पर हमला किया गया था, जो आत्मघाती हमला किया गया था, ये सभी जैश के कराए हुए थे। क्लियर है? जैश ए मोहम्मद के बाद जो अगला आपका आतंकवादी संगठन है वो है हिजबुल मुजाहिदीन। देखिए, ये भी एक कश्मीरी आतंकवादी समूह है जो 1989 में बनाया गया था और इसका जो नेता है वो है सैयद सलाउद्दीन, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में रहता है। क्लियर है? इसलिए दोस्तों एक संगठन था सिमी, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे चर्चा की थी। सिमी का फुल फॉर्म है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। सो 1977 में इसकी स्थापना की गई और वर्तमान में ये एक प्रतिबंधित इस्लामिक छात्र संगठन है। सिमी की जो स्थापना की गई थी उसका जो मूल उद्देश्य था वो था पश्चिमी भौतिकवादी संस्कृति के प्रभाव से भारत की विमुक्ति, और यानी भारत के जो युवा मुस्लिम है उनको पश्चिमी प्रभाव से मुक्त करना और मुस्लिम समाज को मुस्लिम आचार संहिता के अनुसार रहने के लिए प्रेरित करना। परंतु 80 और 90 के दशक में हिंदू और मुस्लिम समूह के बीच सांप्रदायिक दंगों और हिंसा की पृष्ठभूमि में आतंकवादी और उग्रवादी संगठन के रूप में सिमी का उदय हुआ और इसने कट्टरपंथी रुख अपना लिया, यानी ये एक आतंकवादी संगठन में बदल गया और इसका जो आदर्श वाक्य था वो था पूरे भारत को इस्लामिक देश में बदलना। ठीक, ये इसका आदर्श वाक्य बन गया और 2001 में जब इसे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो भारत सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। क्लियर है? सिमी के बाद जो अगला संगठन है आतंकवादी संगठन वो है हरकत उल जिहाद अल इस्लामिक। देखिए, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश आधारित एक बहुत पुराना इस्लामिक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश व भारत में काम कर रहा है, यानी ये इन तीनों देशों में एक्टिव है। 2006 में बनारस में और 2011 में दिल्ली में जो बम विस्फोट हुए थे उसकी जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली थी, हरकत उल जिहाद अल इस्लामिक, जिसे हुजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, सो बेसिकली पाकिस्तान से जब सोवियत संघ की वापसी हुई उसके बाद हुजी ने अफगानिस्तान से जब सोवियत संघ की वापसी हुई तो उसके बाद हुजी ने अफगानिस्तान से अपनी गतिविधियों का संचालन प्रारंभ किया और इसकी बांग्लादेश की यूनिट 2002 में बनाई गई और माना जाता है कि इसे तालिबान द्वारा भी समर्थन प्राप्त है। क्लियर है? हरकत उल जिहाद के बाद जो अगला आपका आतंकवादी संगठन है वो है आपका इंडियन मुजाहिदीन IM। देखिए, ये भारत आधारित एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है जिसने भारत के कई असैनिक ठिकानों पर आक्रमण किए हैं। ठीक, तो जैसे आपकी जो पुलिस जांच है, पुलिस जांच में पाया गया कि ये जो संगठन है ये पाकिस्तान आधारित लश्कर तौयबा का अग्रणी दस्ता है, यानी जो इंडियन मुजाहिदीन है ये एक तरह से लश्कर तौयबा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और देखा जाए तो ISI, LET और हुजी ने
IAM के गठन को प्रेरित किया है ताकि भारत में आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की लिप्तता को छुपाया जा सके और अन्य देशों में यह प्रचारित किया जा सके कि भारत में जो आतंकवाद है वो बेसिकली भारत में मुस्लिमों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के कारण पैदा हुआ है। ठीक है, तो इस विचार को प्रचारित करने के लिए इंडियन मुजाहिदीन का गठन किया गया, जिसे इनडायरेक्टली ISI, लश्कर तौबा और हुजी से समर्थन प्राप्त है। ठीक, सो 2010 में जो इंडियन मुजाहिदीन था इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और इस पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही दोस्तों न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी इस संगठन को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। दक्षिण एशिया को इस्लामिक राज्य बनाना बेसिकली इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य था। ठीक, और 2007 में उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद के जो न्यायालय परिसर थे इनमें जो विस्फोट हुए उसके पीछे इसी संगठन का हाथ था। ठीक, साथ ही दोस्तों ये संगठन भ्रमित युवा मुस्लिमों, छोटे अपराधियों से लेकर उच्च वेतन प्राप्त आपके जो सॉफ्टवेयर पेशेवर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनकी व्यापक स्तर पर भर्ती करता है। ठीक है, और हाल ही में इसका एक नेता था, इसका नाम था यासीन भटकल। इसको भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। क्लियर है। इंडियन मुजाहिदीन के बाद जो अगला संगठन है वो है आपका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। देखिए ये एक विवादास्पद इस्लामिक राजनीतिक समूह है जिसकी स्थापना 2006 में केरल के 3 संगठनों से मिलकर हुई। ठीक है, उसमें से एक था आपका केरल के नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, माफ कीजिए ये केरल के संगठन ही थे, ये संगठन अलग राज्यों के थे। ये टोटल 3 संगठन थे जिसमें पहला था आपका केरल का नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, उसके बाद कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु के मनीता निधि पासराई। तो इन तीनों संगठनों को मिलाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 2022 में इसे गृह मंत्रालय द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के अकॉर्डिंग 5 साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये जो आपका प्रतिबंधित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी जो सिमी है और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का जो संगठन है इसके सदस्य इस समूह को बनाने के लिए आगे आए थे और स्थापना के बाद से PFI अपने कई फ्रंटल संगठनों के माध्यम से काम करता था जो स्पष्ट रूप से छात्रों और महिला कल्याण के लिए फायदेमंद थे, लेकिन लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने के लिए मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाना इसका गुप्त एजेंडा था, यानी इसका हिडन एजेंडा था। बाहर से तो ये दर्शाता था कि ये छात्रों महिला कल्याण जैसे काम करता है, बट इसका जो गुप्त एजेंडा था वो था मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाना। इनका लक्ष्य 2047 तक भारत में इस्लाम का शासन स्थापित करना था और बाहरी देशों की मदद से हथियार और गोलाबारूद प्राप्त करने की भी योजना थी। सो बेसिकली जो महाराष्ट्र सरकार थी, महाराष्ट्र सरकार ने इंडिया 2037 भारत में इस्लाम की शासन की ओर नामक एक दस्तावेज जब्त किया जिससे सरकार को इस समूह की योजना के बारे में पता लगा। क्लियर है। इसके बाद जो आपका अगला आतंकवादी संगठन है वो है सिख फॉर जस्टिस। देखिए ये जो आपका आतंकवादी संगठन है, समूह है, ये अमेरिका स्थित ये एक अलगाववादी समूह है जो खालिस्तान के निर्माण का समर्थन करता है। ठीक, और माना जाता है कि यह खालिस्तान आंदोलन को पुनः जीवित करने के लिए ISI का एक गेम प्लान है। सो बेसिकली जो 2009 में गुरवंत सिंह पन्नू था, जिसे हम पुन्नू बोलते हैं, जिसकी भारत में जो भारत के लिए क्या एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, तो जो गुरवंत सिंह पन्नू था इसके द्वारा इस समूह को स्थापित किया गया और इस समूह ने 20 से अधिक देशों के सिख समुदायों को एकजुट होने और रेफरेंडम 2020 की मांग करने का वैश्विक आह्वान किया था, जिसमें पंजाब को भारत से अलग करने की मांग की गई थी। ठीक है, सो बेसिकली ये जो आपका सिख फॉर जस्टिस गुट है इसको 2019 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्लियर है। इसके बाद अगला है आपका स्लीपर सेल, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो स्लीपर सेल है ये आतंकवादी संगठनों का एक जासूसी समूह होता है जो तब तक शिथिल रहता है जब तक कि उन्हें सक्रिय होने का आदेश नहीं मिलता। ठीक, और
जब इनको आदेश मिलता है उसके बाद ये सक्रिय होते हैं और फिर उस लक्षित देश में आतंकवादी घटनाओं को संचालित करते हैं। क्लियर है? तो आज के वीडियो में यहीं तक। इसके बाद आतंकवाद से रिलेटेड बाकी जितनी भी चीज़ें बची हुई है उनको हम अपने आगे वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।